आज का एपिसोड एक सिंपल सी बात से शुरू होता है कि जब स्टेट्स और गवर्नर्स के बीच टसल बढ़ते जाते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्लियर होने के बावजूद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट का रोल एक गाइड का भी बन जाता है। और इसी बैकड्रॉप में सीजे बीआर गवई ने रिटायरमेंट के ठीक 2 दिन पहले एक बड़ा डिसीजन दिया है जो हमारी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग को सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है। कहानी शुरू होती है प्रेसिडेंट के एक आर्टिकल 143 रेफरेंस से, एक सवाल जिसका जवाब पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को क्लियर डायरेक्शन दे सकता था। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा नैरेटिव ही फ्लिप कर दिया है। अब क्यों कई एडवोकेट्स सच एज प्रशांत भूषण इस ऑर्डर से काफी दुखी है और क्यों सीनियर एडवोकेट सच एज कपिल सिब्बल खुश, चलिए इस वीडियो में समझते हैं और देखते हैं कि सीजे बीआर गवई की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को पूरा गलत बोला है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया कि जब प्रेसिडेंट ने बिल्स एसेंट से रिलेटेड इश्यूज पर क्लैरिफिकेशन मांगा तो वो कोई छोटी मोटी लीगल एडवाइस नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि दिस रेफरेंस स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक वे एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस फेडरल कैरेक्टर। मतलब बात सिर्फ एक गवर्नर ने डिले क्यों किया ये नहीं था, बात थी कि अगर कंफ्यूजन रह गई है तो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिरेल हो सकता है। अब स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और पंजाब ने आर्ग्यू किया कि जो सवाल प्रेसिडेंट ने भेजे हैं वो तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि द जजमेंट ऑफ अ 2 जज बेंच इन द तमिलनाडु गवर्नर केस हैड क्रिएटेड डाउट्स एंड कंफ्यूजन। ये लाइन ही पूरी कहानी को सीधे फ्रेम कर देती है कि इशू कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और क्लैरिटी लाने की सख्त जरूरत है। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि तमिलनाडु जजमेंट के कुछ कंक्लूजन्स आर इन वेरिएंस विद अर्लियर डिसीजंस और इसीलिए एक अथॉरिटेटिव ओपिनियन देना मैंडेटरी है। कोर्ट ने कहा कि द लॉ ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 कैन नॉट बी लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट अब क्लैरिफाई नहीं करेगा तो स्टेट्स और गवर्नर के रिलेशंस पूरी तरह डिस्क्रेशनरी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड हो जाएंगे एंड दैट्स डेंजरस फॉर अ फेडरल डेमोक्रेसी। और जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट के कुछ पैराग्राफ्स रॉन्ग थे। जहां 2 जज बेंच ऑफ जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड आर महादेवन ने टाइमलाइन सेट की थी, वहीं अब 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सीजे बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा, एएस चंद्रकर ने कहा कि टाइमलाइंस देना जुडिशियली रॉन्ग था। बेंच ने क्लियरली बोला कि पैराग्राफ्स 260-261 pertaining to the imposition of timelines on the governor under Article 200 are erroneous. Any observations on the aspect of timelines applicable to the President under Article 201 are merely obiter and ought to be treated as such. अब इस जजमेंट को लेकर ऑलरेडी काफी मिक्स्ड रिव्यूज दिखे हैं, जहां एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के ब्रेव बेंच ने टाइमलाइंस इम्पोज किया था कि गवर्नर्स डिले ना कर पाए। हालांकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसी को ओवरटर्न कर दिया है और कोई भी टाइमलाइन इम्पोज करने से मना कर दिया। अ वेरी रेट्रोगेड जजमेंट फॉर आवर फेडरल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा भी कि इनफैक्ट द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव एनफोर्स्ड द टाइमलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशंस फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स and should have ordered deemed assent. This laxity on the part of the Supreme Court is allowing the government to destroy the independence of the judiciary. पर वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो इस केस में वेस्ट बंगाल की तरफ से भी मौजूद थे, उन्होंने नोट किया कि भले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में टाइमलाइन रिमूव कर दी, बट उन्होंने स्टेट्स के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ा है कोर्ट जाने के लिए इन केस ऑफ एन इनऑर्डिनेट डिले बाय अ गवर्नर। उन्होंने स्टेट किया कि नाउ देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेट गोइंग टू कोर्ट मेकिंग द गवर्नर अ पार्टी एंड asking why a bill has been withheld even after 3, 4 और 5 years। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल नुआंस कोर्ट ने हाईलाइट किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट कभी-कभी अर्लियर जजमेंट्स को ओवररूल इफ नेसेसरी भी कर सकती है। ये बात कोर्ट ने जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के इन री स्पेशल कोर्ट्स बिल वाले रिमार्क से रीइंफोर्स की। और 2G रेफरेंस इन री नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन में भी एक बार कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट्स एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन के थ्रू मॉडिफाई हो सकते हैं। अब इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि आर्टिकल 143 एक सुपरफिशियल कंसल्टेटिव पावर नहीं है, इट्स अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल टूल। स्टेट्स ने एक और अटैक किया था कि रेफरेंस में तमिलनाडु जजमेंट का नाम तक नहीं लिया गया और ये एक्ट मैलाफाइड लगता है, लेकिन कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही स्ट्रांगली रिजेक्ट किया था। द एलिगेशन दैट द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द जजमेंट रिफ्लेक्ट्स मैलाफाइड इज सर्टेनली अ लीप इन लॉजिक।
कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि मैलाफाइड का एलिगेशन प्रेसिडेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर लगाना जुडिशियली एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी स्टेट्स का ये कंटेंशन ग्राउंडलेस था। अब कोर्ट ने एक और फंडामेंटल लाइन डिलीवर की कि द क्वेश्चन रिफर्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट पर्टेन टू द वेरी कोर एंड फाउंडेशनल मोडालिटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और इसी वजह से कोर्ट ने बोला भी कि जुडिशियल प्रोप्राइटी एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी डिमांड करती है कि हम इस रेफरेंस का जवाब दें। ये लाइन पूरी जजमेंट का मॉरल एंगर बन जाता है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो सबसे इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट ये था कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियली प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस फॉर देयर डिसीजंस ऑन बिल्स अंडर आर्टिकल्स 200 एंड 201। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडेफिनिट डिले कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के थ्रू टाइमलाइंस इम्पोज करना कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। यहाँ कोर्ट ने एक इंस्टीट्यूशनल बैलेंस मेंटेन किया है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कोर डिस्क्रेशन को अनटच्ड रखते हुए। दूसरा इक्वली इम्पोर्टेंट कंक्लूजन था कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एसेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ऐसा नहीं है कि बिल ऑटोमेटिकली एसेंट माना जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन स्टेट्स के लिए बहुत क्रूशियल था, क्योंकि तमिलनाडु केस के बाद स्टेट्स अज्यूम करने लगे थे कि इनएक्शन इज इक्वल टू एसेंट। कोर्ट ने इस अजम्पशन को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। अब इस पूरे मैटर का रियल टर्निंग पॉइंट तब आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये रेफरेंस पहले के 15 प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। बेंच ने कहा कि ये फंक्शनल रेफरेंस है बिकॉज ये डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से जुड़ी हुई कंफ्यूजन को एड्रेस करता है। अब तमिलनाडु का सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को एंटरटेन करेगा तो इनडायरेक्टली वो तमिलनाडु जजमेंट को रिविजिट करेगा, जो आर्टिकल 143 के स्कोप के बाहर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि द रेंज ऑफ क्वेश्चंस रेफर्ड डू नॉट रिक्वायर दिस कोर्ट टू सिट एन अपील ओवर द डिसीजन इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सिंपली पुट, कोर्ट बोल रही थी कि हम अपील नहीं सुन रहे, हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के बिना गवर्नमेंट रोक सकती है। तो इस पूरी जजमेंट का एसेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मिडिल पाथ चूज किया है, ना तमिलनाडु जजमेंट को ओवररूल किया, ना ही स्टेट्स का ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लीन अप किया, एम्बिग्विटी को वाइप आउट करके एक क्लियरर रोड मैप दिया। यानी कि ये मैटर सिर्फ एक स्टेट का नहीं, पैन इंडिया गवर्नेंस का था। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।